नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जो हश्र होना था वही हुआ। ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया, लेकिन विपक्ष का ध्येय भी पूरा हो गया और मोदी सरकार इस दौर में जिस तरीके से एक्सपोज हुई वैसा कभी नहीं हुआ। अभी तक यह कहा जाता था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही झूठ बोलते हैं, लेकिन लोकसभा में अमित शाह भी बुरी तरीके से झूठ बोलते पकड़े गए। यही नहीं, सत्ता की दादागिरी और प्रधानमंत्री के उबाऊ प्रवचन से ऊंघते मंत्री भी इतिहास में दर्ज हो गए। दरअसल यह अविश्वास प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा दिया जाएगा, बल्कि यह अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया था कि मणिपुर पर मौन और मणिपुर नहीं जाने की वजह पूरा देश जानना चाहता है। इसलिए विपक्ष ने यह अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं बता पाए कि वे मणिपुर क्यों नहीं गए और मणिपुर पर उनका मौन इतने दिनों तक क्यों रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 घंटे से ऊपर चले इस भाषण में 1/4 समय भी मणिपुर के लिए उनके पास नहीं था और हालत यह हो गई कि जब विपक्ष ने प्रहार किया तो उस विरोध के स्वर को कुचलने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। इतिहास में पहली बार यह भी दर्ज हुआ कि नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया। अधीर रंजन चौधरी को सिर्फ इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि उन्होंने आम चलन के हिसाब से मणिपुर को लेकर टिप्पणी की कि मणिपुर में चीरहरण हो रहा था और धृतराष्ट्र बने बैठे थे राजा। यह आमतौर पर कहा जाता है। इसके अलावा एक और बात कहता है कि रोम जल रहा था और मीरो बंसी बजा रहा था। लेकिन इस मामले में अधीर रंजन को न केवल निलंबित कर दिया गया है, बल्कि विशेषाधिकार हनन की भी जांच की जाएगी। लेकिन हम आपको सबसे पहले बताते हैं अमित शाह का वह झूठ। कुछ साल पहले राहुल गांधी ने संसद में एक गरीब महिला का जिक्र किया था, कलावती का, महाराष्ट्र की। हालांकि अमित शाह ने उसे राजस्थान का बता दिया, लेकिन वह महाराष्ट्र की महिला थी, कलावती। और उनकी गरीबी को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने साथ हुई चर्चा का जिक्र किया था। पहले सुनने की अमित शाह ने क्या कहा और कैसे उनका झूठ पकड़ा गया। गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देणे का काम नरेंद्र मोदी ने। आपल्याला मदत केली कोण? राहुल गांधीनं केली। राहुल गांधीनं मदत केली, आपल्याला जेवणाला लावलं, तर पुढे तर टाटसर करून सनेने मोदीनं मदत केली म्हणून सनेने मी म्हणणार आहो का? कशी म्हणणार आहो? त्याचं खोटं आहे, त्याचं खोटंच म्हणणार आहो मी। आपल्याला खरी सर्व मदत केली राहुल गांधीनं, राहुल गांधीचीच मदत आपल्याला शेवटपर्यंत आपली हे करणार आहोत, त्याचीच मी गावणार आहो। त्यानंच केली बा म्हणून मोदीचं खोटं आहे, मला काहीच नाही आतापर्यंत त्यानं मदत केली, तर ते करते केली म्हणून म्हणण्याले अर्थ काय? म्हणाले काही म्हणते का मी मदत केली, तर कोणती मदत केली मला? का घरकुल आलं म्हणते, घरकुल दिलं, हे दिलं, ती दिलं, तर मला ते 2008 पासूनच मंजूर झालं होतं घरकुल।
तर मला राहुल गांधीचीच मदत आहे, काँग्रेसचीच आहे ना, काँग्रेसच्याच मदतीनं मी सर्व दिवस हे कर. तो अब यह भी पता चल गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, अमित शाह भी झूठ बोलते हैं, और वो भी संसद में, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रवेश कर रहे थे तो माथा टेक रहे थे, मंदिर बता रहे थे, और आज भी मंदिर बताते नहीं थकते. लेकिन इससे भी इतर जो मणिपुर को लेकर जो कुछ हो रहा है, उस पर देश के प्रधानमंत्री ने जरूर कहा कि मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा. लेकिन इस दौर में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार मणिपुर में फेल हुई है, और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या कुछ नहीं कर रही है, यह भी किसी से छिपा नहीं है. लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोश और विपक्ष का प्रहार ने सब कुछ भारत के लोगों के सामने ला दिया. सवाल यह नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटा से ज्यादा बोले. सवाल तो यह है कि क्या बोले. क्या महंगाई पर बोले? नहीं बोले. क्या बेरोजगारी पर बोले? नहीं बोले. कितने सारे मामलों को राष्ट्रहित और छद्म राष्ट्रवाद के आसरे तिलांजलि दे दी गई. लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब भाषण देने संसद में उतरे तो ऐसा लग रहा था कि वे कोई चुनावी सभा में भाषण दे रहे हैं. और शायद यही वजह है कि उनके अपने ही मंत्री, आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक ने ट्वीट करके तो कहा है कि यह कौन सी परिस्थिति है और ऐसा प्रवचन का क्या मतलब है, कि किस तरीके से नितिन गडकरी जम्हाई लेते दिखाई दे रहे हैं, सिंधिया और कई मंत्री ऊँघते दिखाई दे रहे हैं. यह क्या साबित करता है? यह यही साबित कि देश के जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए, तालियां बजाने के लिए, मेजें थपथपाने के लिए लोग आतुर रहते थे, उस प्रधानमंत्री का भाषण इतना उबाऊ क्यों हो गया? और लोगों का तो दावा है कि प्रधानमंत्री खुद थके थके दिखाई दे रहे थे और बेहद थकाऊ भाषण था. ऐसा भाषण प्रधानमंत्री ने इससे पहले कभी नहीं दिया. यह संकेत क्या कहता है? यह संकेत क्या 2024 के चुनाव की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री सचमुच यह मान बैठे हैं कि 2024 उनके हाथ से निकल गया है? और शायद यही वजह है कि 7 बार उन्होंने स्वयं को दिलासा दिया कि हम 2024 के बाद सत्ता में आ रहे हैं, कहा जाए गलत नहीं होगा. लेकिन यह दौर झूठ और अफवाह के आसरे नफरत फैलाने का दौर है. इसलिए क्या कुछ होगा 2024 के पहले, किस तरह की रणनीति खेली जाएगी, किस तरीके से सांप्रदायिक दंगे होंगे, किस तरीके से देश को ले जाया जाएगा, अभी से कहना बेहद मुश्किल है. लेकिन देश उम्मीद कर रहा था महंगाई पर प्रधानमंत्री जरूर बोलेंगे. देश उम्मीद कर रहा था कि अग्निवीर योजना क्यों फ्लॉप हुई. देश उम्मीद कर रहा था कि जिस कैग को लेकर पूरी भाजपा कभी दहाड़ती थी, उस कैग के आयुष्मान भारत योजना में जो खुलासा किया है घोटाले का, उस पर भी प्रधानमंत्री शायद कुछ बोलेंगे. और मित्र प्रेम पर भी तो वे कुछ नहीं बोले. हालांकि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि डरने की जरूरत नहीं है, हम अडानी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आप बिंदास रहिए. लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो रही है इस देश में, कर्ज कैसे बढ़ गए हैं, विकास का मॉडल क्या है और किस तरीके से लोग त्रस्त हैं. लेकिन देश के प्रधानमंत्री कुछ भी बताने से अब बचते रहे, कहा जाए तो गलत नहीं होगा. लेकिन इससे इतर क्या 2 व्यक्ति के सामने सत्ता डरी हुई है, जिनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में जब वह भारत यात्रा
फिर शुरू करेंगे गुजरात से लेकर मेघालय तक, तो क्या स्थिति बनेगी हम आपको बताएंगे। लेकिन वह दूसरा व्यक्ति है सीजेआई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। चुनाव आयोग को लेकर कितनी बड़ी बात कही थी कि यदि सरकार नियुक्त करेगी तो चुनाव आयोग सरकार के खिलाफ कैसे काम करेगा, और इस सवाल को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक नियम बनाए थे कि अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। लेकिन अब इस फैसले को भी बदला जा रहा है और इसके लिए बकायदा बिल लाया जा चुका है कि सीजेआई की जगह में कोई कैबिनेट मंत्री होगा। आप सोच सकते हैं कि सत्ता किस तरीके से अपने में सब कुछ समेट लेना चाहती है, और इस बात का खौफ अब भी है कि यदि सीजेआई चयन समिति में रहे तो चुनाव आयोग को अपने हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। यानी आप सोचिए कि किस तरीके से खौफ है और सत्ता किस तरीके से पारदर्शिता नहीं चाहती, वह केवल अपने बहुमत के दम पर सब कुछ कर लेना चाहती है। ठीक है, जनता ने उन्हें जिताया है, लेकिन यह लोकतंत्र है। जीत का यह कतई मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर लें। लेकिन 2019 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव भले गिर गया हो, लेकिन देश की जनता समझने लगी है कि सच क्या है, झूठ क्या है, अफवाह क्या होता है, और सत्ता के लालच में आदमी किस हद तक चला जाता है। सारी हदें पार होते इस दौर में लोगों ने देखा है। तब इस अविश्वास प्रस्ताव का लब्बो-लुआब तो यही है कि भले ही सदन के भीतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन उनके उबाऊ भाषण ने जनता के सामने उन्हें हरा दिया है। धन्यवाद।